अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाजिब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मशरक़ वस्ता सूरत-ए-हाल के बायस पाकिस्तानी मईशत को 10 से 68 अरब डॉलर नुकसान का खदशा। तवानाई, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी लागत में इजाफे का इम्कान। 2 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 42% बढ़ी। UNDP के साथ काम करने वाले इक़्तिसादी माहिरीन की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। मार्केट में 2829 पॉइंट्स की कमी। 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट एक साथ 3 हदें खो बैठी। दौरान ट्रेडिंग 5400 से जायद पॉइंट्स की भी कमी हुई। और FBR की नाकिस कारकर्दगी। टैक्स हदफ पूरा करने में मुसलसल नाकाम। जुलाई से अप्रैल शॉर्टफॉल 710 अरब रुपए से तजावुज करने का खदशा। अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 278 रुपये 77 पैसे पर आ गई। फिर यूरो की बात करें तो इसमें 49 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी पाउंड को देखें तो ये 29 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 376 रुपये 9 पैसे पर आ गई है। गोल्ड मार्केट का रुख करते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में 2 दिन के बाद फिर इजाफा हुआ। फी तोला 4400 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,83,962 रुपये पर आ गई, जबकि 10 ग्राम के हवाले से आपको ये बताएं कि इसकी कीमत में 3700 रुपये का इजाफा देखा गया। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो गोल्ड $44 फी ओंस महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,616 पर पहुंच गई है। आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। आज बात होगी ब्लू इकोनॉमी पर। पाकिस्तान जुग्राफियाई तौर पर अहम जगह वाक़ है। एशिया और यूरोप को मिलाने वाला अहम बहरी रास्ता बहरे हिंद और एनर्जी कॉरिडोर आबना हरमुज़ पाकिस्तान के करीब से गुजरता है। ऐसे में बहिरा अरब में वाक़ पाकिस्तान की तीनों पोर्ट्स और साहिली पट्टी आलमी सतह पर नुमाया हैसियत इख्तियार करती जा रही है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हुकूमत ने भी अपने समंदर से फ़ायदा उठाने के लिए कमर कस ली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बरसों से नज़रअंदाज ब्लू इकॉनमी पर तवज्जो दी जा रही है। इसको मुआशी इंकलाब लाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। फिर नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को जदीद शिपिंग लाइन बनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। कीमती ज़र मुबादला बचाने और बैरूनी निसार कम करने के लिए भी जहाज़ों की तादाद 10 से बढ़ाकर 54 करने का प्लान बनाया गया है। फिर मुल्क में पहले मेड इन पाकिस्तान बहरी जहाज़ की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पोर्ट चार्जेस कम करके पाकिस्तानी बंदरगाहों को ट्रांसशिपमेंट का हब बनाया जा रहा है। मुल्क में 2 से 3 नई बंदरगाहें बनाने के लिए जगहों की निशानदेही भी शुरू कर दी गई है। फिर ईरान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए ट्रांजिट रूट की सहूलत भी शुरू कर दी गई है। वस्त एशियाई रियासतों को भी पाकिस्तानी बंदरगाहों से फायदा उठाने के लिए काम किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी साहब, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिजवान आलम की ये रिपोर्ट। की GDP में ब्लू इकॉनमी का हिस्सा सिर्फ 1% है, जिसे बढ़ाकर 4% करने का मंसूबा है। इसके साथ साथ 3 साल में कौमी जहाज़रां कंपनी PNSC में जहाज़ों की तादाद 10 से बढ़ाकर 60 करना, जदीद मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स और 3 नई बंदरगाहों की तामीर के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी का अहम खिलाड़ी बनने के लिए तैयार। मशरिक़ वस्ता की जंग ने आलमी बहरी तिजारत में पाकिस्तानी समंदर और जोग्राफिया को सबके लिए अहम बना दिया। जोग्राफिकल लोकेशन है हमारी इतनी आइडियल है कि हम सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और ईरानी कंट्रीज़ को यहाँ से हम फीड कर सकते हैं अपना एज अ ट्रांसशिपमेंट हब। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को बहरी तिजारत का मरकज़ बनाने के लिए वजारत बहरी उमूर, कस्टम, पाकिस्तान नेवी और निजी शोबा एक पेज पर है। पाकिस्तानी पोर्ट्स पर जहाज़ों की आमद में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिनको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ रही है। जहाज़ों को समंदर में ही ईंधन फराम करना बंकरिंग कहलाता है। चंद माह में ही KPT ने 90 गैर मुल्की जहाज़ों को बंकरिंग ऑपरेशन के तहत रिफ्यूलिंग फराहम की है। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइंस हमसे अभी पाकिस्तानी वाटर्स में बंकर्स ले रही हैं और ये फ्यूचर में इंशाल्लाह पूरे मैरीटाइम सेक्टर की शेप चेंज हो जाएगी। माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि सिर्फ वस्ती एशियाई रियासतों के ताजिर हजारों कंटेनर्स पाकिस्तानी बंदरगाहों और ट्रांजिट रास्तों से अपना सामान निकालने के लिए मुल्की लॉजिस्टिक कंपनी से हर रोज राब्ते कर रहे हैं। 3000 से ज़्यादा कंटेनर कराची पोर्ट पे ऑलरेडी आ चुके हैं एंड फर्दर 3000 कंटेनर या तो ऑन द सी हैं या आउट ऑफ शोर के बाहर हैं। मज़ीद 10,000 कंटेनर ऐसे हैं जो कि मज़ीद वो चाह रहे हैं
कि चाइना से या मज़ीद मुल्कों से कराची के लिए हम लोड करें। माहिरीन के मुताबिक फजीरा, खुरफखान, जबल अली, बंदर अब्बास से तिजारत करने वाले ताजिर अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। स्टेक होल्डर्स का कहना है कि पाकिस्तानी बंदरगाहों को मुतबादिल बनाने के लिए हमारे पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है। कैमरामैन जिशान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। अपने मेहमान की तरफ आते हैं। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। जुनैद साहब, ब्लू इकॉनमी को ऐसा शोबा कहा जा सकता है जो हमेशा नज़रअंदाज हुआ है, माजी में हमने देखा है। अब ब्लू इकॉनमी के जरिए अब मुआशी इंकलाब लाने की बातें की जा रही हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं। हुकूमत ने इस हवाले से क्या प्लान तैयार किया है, हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच शाहजेब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक इस बहुत ही अहम मैं समझता हूँ टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका मिला। हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत पे हमारी मिनिस्ट्री बड़ा सीरियसली ब्लू इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए काम कर रही है। हमने इस पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा पिछले दिनों में पाकिस्तान की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम फेरी सर्विस जो है इसका लाइसेंस जो है उसका अजरा हुआ और फिर फेरी भी यहाँ पे आ गई और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फेरी सर्विस के लिए पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं और जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगा और प्लस जो ज़ायरीन बाय रोड जाते हैं और मुख्तलिफ उन्हें मसाइल का शिकार होते हैं ईरान और इराक़ के लिए, उसमें भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। इसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ने ब्लू इकॉनमी को मद्देनज़र रखते हुए डीप सी फ़िशिंग के लाइसेंसेस का इजरा किया, जो कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में ये शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारी बोट्स जो हैं वो उन्होंने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया और उनको हमने बहुत रिकॉर्ड टाइम में लाइसेंसेस का इजरा किया और लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी दिया कि मिनिस्ट्री में जब भी वो किसी लाइसेंस के इजरा के लिए या लाइसेंस हासिल करने के लिए आएंगे तो हम बहुत कम वक्त में और बहुत सहूलत के साथ ये हम सर्विस जो है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये डीप सी फ़िशिंग के जो लाइसेंसेस हैं, इसके बाद जब डीप सी में ये हमारे शिप्स आएंगे तो एक क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी की फ़िश जो है कैच होगी और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट करेंगे। ऑन द अदर साइड हमारी मिनिस्ट्री जो है ये जो सी की जो प्रोसेस है इसके फ़िश का जो प्रोसेस है इसके ऊपर भी काम कर रही है, जिसमें टूना का हमारे पास कोटा है और इससे पहले जो टूना फ़िश है ये वैसे ही एक्सपोर्ट हो जाती थी और अब हम इसे प्रोसेस करने के बाद वैल्यू ऐड करने के बाद भेजेंगे, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में एक बहुत बड़ा इजाफा भी होगा। और इसके अलावा हम और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, जैसे हमारा एक पोर्ट कासिम पे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसे हमने सी टू स्टील का नाम दिया है, जिसमें हमारी शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग होएगी। और उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ से बात की। मैं हरून अख्तर साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने उस पर फौरी तौर पे काम किया, जिसके बाद हमने इस मंसूबे को सी टू स्टील का नाम दे दिया और उसमें आगे एक छोटी सी स्टील मिल भी लगेगी जो इसके सारे रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके और इसको फिर कन्वर्ट करेगी जी प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा हमने रशिया के साथ भी हमारी 16 कंपनीज़ जो हैं इनको लाइसेंसेस और रजिस्टर हुई हैं और अब हम अपना सी फूड जो है वो रशिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए इसके अलावा हमने हमारा मल्टीपर्पज़ टर्मिनल हम पोर्ट कासिम पे ला रहे हैं। तो ब्लू इकॉनमी में नो डाउट के एक बहुत स्कोप है और बड़ी बदकिस्मती के पाकिस्तान में पहले ब्लू इकॉनमी पे कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिनिस्ट्री जो है मैरीटाइम ये इस पे बड़ा सीरियसली काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि ब्लू इकॉनमी की बदौलत पाकिस्तान की इकॉनमी में हमारा कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा हिस्सा आएगा। और इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री से रिलेटेड ब्लू इकॉनमी में कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो हम उन्हें बहुत क्विक रिस्पांस भी कर रहे हैं,
और उन्हें हर तरह की सहूलत बिल्कुल देने के जुनैद लिए साहब, भी तैयार। इसमें बहुत स्कोप है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मशरक़ वस्ता की सूरत को भी अगर देखें जुनैद साहब, पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बहुत रश इस वक्त दिखाई दे रहा है। ट्रांसशिपमेंट का गैर मामूली लोड हम देख रहे हैं इस वक्त। अब तक कितना ट्रांसशिपमेंट कार्गो आ चुका है, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? पोर्ट चार्जेस में भी हमने देखा कि 60% कमी की गई है। ऐसी सूरत में मुश्तरका तौर पर अगर हम देखें, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, फिर गवादर पोर्ट है, इसकी हैंडलिंग में किस हद तक इजाफा हुआ है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। इसमें शाज़ेब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसशिपमेंट के लिए जब ये इस खित्ते में ये हालात ख़राब हुए तो हमने फ़ौरी तौर पे ट्रांसशिपमेंट की सहूलियात के लिए काम शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक कमेटी बनाई जिसकी सरबराही मेरे ज़ुम्मा आई, और इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री भी साथ थी हमारे, और FBR भी थी, और हमने मिल के ट्रांसशिपमेंट के लिए बहुत काम किया, और बहुत सारे इसमें हमने तरामीम की और बहुत सारे कवानीन नए लाए और रिफॉर्म्स लाए। और इस पे मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी, जिसमें और FBR को भी, कि इन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया, और हमने ट्रांसशिपमेंट में लोगों को सहूलत देने के लिए, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि बहुत एक प्रेशर आया पाकिस्तान पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पे अपने ऑफ डॉक और ऑन डॉक टर्मिनल्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाया। और इसके अलावा हमने अपने चार्जेस में पोर्ट्स ने बहुत कमी की, 60% तक चार्जेस में कमी की, और ताकि लोग अट्रैक्ट हों। और ये अभी वक्ती तौर पे नहीं, हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की पोर्ट्स को एज़ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स यूज़ करें। और जो आपने TUs की बात की, तो मैं इसमें बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहूँगा कि जितना हमने पिछले साल के अंदर अपना ट्रांसशिपमेंट जो है वो हैंडल किया था, हमने उतना ट्रांसशिपमेंट जो है वो 24 डेज़ में हैंडल किया। लेकिन ये कोई, मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जिस पे मैं फ़ख्र भी करना चाहूँगा, और अपनी पोर्ट्स को, अपने चेयरमैन्स को और उनकी टीम को, कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पोर्ट्स पे इतनी कैपेसिटी है, और हम इस कैपेबल हैं, इस काबिल हैं हम, कि पाकिस्तान में जब भी जितना भी कोई प्रेशर आए, हमारी जो पोर्ट्स हैं उसे मैनेज भी कर सकती हैं, और बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ कि हमने मैनेज भी किया। अब आपके सामने ईद भी बीच में आई। आम तौर पे होता है कि ईद के दिनों में पोर्ट्स पे लोकल एक्सपोर्टर्स की वजह से ही बहुत एक कंजेशन और एक मुश्किल सूरत हाल होती है, लेकिन ईद भी आई, उस पे ईद की वजह से भी जो प्रेशर आता है वो भी था, लेकिन ऑन द अदर साइड ट्रांसशिपमेंट का भी प्रेशर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चेयरमैन्स को, पोर्ट्स के चेयरमैन्स को अप्रिशिएट करूँगा, और अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस एहसन तरीके से इस सारी चीज़ को, ट्रांसशिपमेंट और ईद के प्रेशर को इस तरह मैनेज किया कि बहुत स्मूथली हमारी। जुनैद साहब, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है जो हम एक साल में हमारी ट्रांसशिपमेंट होती थी उतनी हैंडलिंग हम देख रहे हैं कि 24 दिन में हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और जाहिर है फिर कैपेसिटी बढ़ाने की बात भी जैसा कि आप कर रहे हैं, तो मुल्क में 2 से 3 नई बंदरगाहें बनाने की बात भी इस वक्त की जा रही है, ताकि जाहिर है इस बहरी तिजारत को हम मजीद बढ़ा सकें। नई बंदरगाहों के लिए अब तक कुछ कोई पॉलिसी बनाई जा सकी है, या कौन कौन से ऐसे नाम हैं ज़ेर गौर हैं इसके लिए? देखिए, इस पे बहुत सारी कमेटीज़ काम भी कर रही थी, लेकिन मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने अपना 100 ईयर्स का विज़न दिया था, और जो 1947 टू 2047, तो उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम नई बंदरगाहें अभी उनके लिए जगह मखसूस करेंगे, और उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जो कि काम कर रही है। और वो कमेटी जो है वो नई जगह तलाश कर रही है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम उस पे नई बंदरगाहों के क़याम के लिए भी आगे फिर अमली जो उस पे काम करना होगा उसके लिए भी हम काम करेंगे। सो मैं अभी आपको जगह नहीं बता सकता। उसकी वजह ये है कि इसके लिए मुख्तलिफ सर्वे हो रहे हैं,
और हम 5, 6, 7 जगह हैं जिन पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उनमें से जो जगह फाइनल होगी तो फिर मैं आपको ये आइडेंटिफाई करूंगा कि जी ये और साथ में जुनेद साहब, पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान को ट्रांजिट ट्रेड की बाकायदा इजाज़त भी दी है। दोस्त मुल्क पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए एक तो कौन सा ऐसा सामान है जो मंगवा सकेगा, सेकेंडली ये एक अंदाज़ा है कि ईरान जो अशिया मंगवा रहा है उस हवाले से क्या है, और फिर सेकेंडली पाकिस्तान को इससे कितनी आमदन बढ़ सकती है, उसमें इजाफा हो सकता है? समझता हूँ कि कॉमर्स मिनिस्ट्री दे सकती है कि ईरान की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या मंगवाएगी, लेकिन हम बहरहाल जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हमें होंगी, हम हर तरह की सहूलत जो है वो देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी पोर्ट्स की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी भी मैंने आपको बताई और उनकी अहलियत भी आपको बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोर्ट्स, हमारी जो टीम है पोर्ट्स को मैनेज कर रही हैं वो तैयार हैं। और जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये जो भी आपने क्वेश्चन किया है, ईरान के लिए जो भी हमें हदायत मिलेंगी, हमारी पोर्ट्स उसके लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पे मेरा फोकस जो है इस चीज़ के लिए ग्वादर पे है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ग्वादर को हम अपनी, अगर ये चीज़ें हमारी मूव होना शुरू होती हैं तो हम ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ग्वादर ईरान के साथ भी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी जो हमारी सारी जो ट्रेड है। और जुनैद साहब, डेनमार्क की एक बड़ी शिपिंग कंपनी जो है वो 4 साल में इन्वेस्टमेंट करना, इस पर भी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि टीयूज की हैंडलिंग किस हद तक बढ़ गई है हमारी पोर्ट्स पर। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, अगर हम इस कंपनी की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जिसका ताल्लुक डेनमार्क से है, और जहां तक मुझे याद है 2024 में इनके साथ एक MOU भी साइन हुआ था। इससे मुतालिक ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें भी हैं। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ज़रा इसकी कुछ डिटेल्स आप शेयर करेंगे? शाहजेब, ये मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है। देखें, इस सिलसिले में मर्क्स की जो टीम है, उसके जो टॉप मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान आई और उसने मेरे साथ भी मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात की, और हमेशा ये मुलाकात जो है ये मुस्बत अंदाज में ही ख़त्म हुई। तो ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। मुझे कहने में कोई नहीं, मैं छुपाना नहीं चाहता इस चीज़ को कि हमने माजी में जो माजी की हमारी हुकूमतें थीं और उन्होंने बहुत एक अजीबोगरीब शराइत के साथ मुआहदे किए, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हम कि मर्क्स जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और हम कोई मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। नो, हम लोग उनके लिए रास्ता निकाल रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मर्क्स के साथ हमारा जो ये एग्रीमेंट है ये इंशाल्लाह ताला। अच्छा, साथ में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पर मुस्तकबिल में भी तजारत के हवाले से कुछ खदशात हैं जिसका इजहार किया जा रहा है। कोई ऐसी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि सऊदी अरब से जो ऑयल है उसको ओमान के रास्ते गवादर लाया जाए? देखिए, इसमें जहाँ तक हमारी पोर्ट्स का ताल्लुक है तो हमारी पोर्ट्स जो हैं इनका एक फ़र्क रोल होगा, और ये जो चीज़ आपने बात की ये डेफिनेटली ऐसे मंसूबे जो हैं ये मतलब मैं क्लैरिटी के साथ तो कोई बात नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मैं अपनी पोर्ट्स से रिलेटेड बात करूँगा। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के सऊदी गवर्नमेंट और पेट्रोलियम कंपनीज़ के साथ क्या चीज़ चल रही है ये शायद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ज़्यादा बेहतर बात बता सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड हमारी जो पोर्ट्स हैं इस पे जब से मैं मिनिस्टर बना तो मेरा एक प्लान था। इससे पहले कुछ कमेटीज़ इस पे काम भी कर रही थी, और वो था कि हम अपने एनर्जी के जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं उनको बढ़ाया जाए। तो वो अपनी जगह, लेकिन मेरा अपना एक विज़न और भी है जिस पे मैंने काम शुरू किया हुआ है, वो है कि हम अपना एक ख़ास तौर पे ये जो मौजूदा ख़ित्ते के हालात हैं इसके बाद जो मैंने अपना एक वो सोचा कि हम अपने ज़खायर, मुल्की ज़खायर तो बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ
मेरा एक कोशिश भी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा उसे मैं पूरा भी करूँगा, वो है एक एनर्जी सिटी का क़याम। और उस एनर्जी सिटी में हम पूरी दुनिया को, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें भी, और प्लस जो ऑयल और एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व बड़ी कंपनीज़ हैं उन्हें भी हम एक एनर्जी सिटी ऑफ़र करेंगे जहाँ पे वो आएँ और वो अपनी एनर्जी जो है, एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें, मुख्तलिफ क्रूड ऑयल्स और सारी इस तरह LNG, LPG, ये हमारे पास आके वो स्टोर करें और हम उन्हें बॉन्डेड स्टोरेज की सहूलत दें और वो यहाँ पे स्टोर करें। हम उसका चार्ज करेंगे, उसमें पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी मिलेगा और उसके बाद वो यहाँ से अपनी इस जो चीज़ें स्टोर करेंगे इसे वो एक्सपोर्ट भी कर सकें। और लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि एक हम ज़रूर करेंगे कि जिस टाइम मेरे मुल्क के पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो फिर वो एक्सपोर्ट बाद में होगी, फिर वो जो लोग होंगे उनके साथ हमारा कुछ इस तरह का एग्रीमेंट हो कि फिर वो हमारी ज़रूरत को पहले पूरा करें और उसके बाद वो एक्सपोर्ट करें। इसके दो फ़वाइद होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी डेफिनेटली एक मखसूस हमारी एक कैपेसिटी है कि हम अपने ज़खायर को बढ़ाने के लिए स्टोरेज की, जिसमें ऑयल मिनिस्ट्री में अली परवेज़ मेरे भाई जो हैं उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस पे बहुत काम किया और टास्क फोर्सेस भी इस पे काम कर रही हैं। तो लेकिन वहाँ पे हमारा डेफिनेटली एक लिमिटेड सा स्कोप है हमारे पास कि हम ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है इन्हें ला के स्टोर करें अपनी ज़रूरत के लिए। जब हम एनर्जी सिटी बनाएंगे तो इस पे मुख्तलिफ ममालिक वो आके हमारे पास स्टोरेज लेंगे और मुख्तलिफ कंपनीज़ हमसे आके स्टोरेज लेंगी और उसके बाद वो यहाँ से री एक्सपोर्ट भी करेंगी, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी तो वो हमें भी प्रोवाइड करेंगी। तो इस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि ये अगर हम एनर्जी सिटी अपना बनाने में कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि एनर्जी सिटी का जो प्लान है हकीकत में बदले। आखिर में जुनैद साहब, ये कहा जाता है कि जब ईरान ने पाकिस्तान को 20 जहाज़ गुजारने की इजाज़त दी तो पाकिस्तान जहाज़ों की जो मतलूबा तादाद है वही पूरी नहीं कर सका और इस ऑफ़र से हम मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा सके। ज़रा इस बात की भी आप तस्दीक कीजिएगा कि वाकई ये बात दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है कि हम सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सके। देखिए, ये एक क्राइसिस का टाइम था और इस क्राइसिस के टाइम में आपके पास एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए एक लिमिटेड सा एक स्कोप होता है, क्योंकि बंदरगाहें जो हैं जबल अली पे डिफ़िकल्टीज़ आई हुई थी, उसके बाद जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ से इंपोर्ट्स थी इस पे भी डिफ़िकल्टीज़ थी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं हुई और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अदारे जो हैं मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा कि वो एक स्मूथ सी ट्रैवल के लिए हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं। इसमें हम मोफा की भी तारीफ़ करूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, कि वो भी जब भी हमें कभी कोई इस तरह की ट्रबल या कोई मसला आता है तो हमेशा उन्होंने हमें हमारी मदद की। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इकॉनमी मैटर्स के लिए निकाला। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।